वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल और लाडबा की 6 संतानों में से एक का जन्म नडियाद, गुजरात में हुआ था। वह वैष्णव धर्म का पालन करते थे और महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुष्टिमार्ग संप्रदाय के थे और उन्होंने वल्लभाचार्य के वंशज से दीक्षा ली थी। पटेल की जन्मतिथि कभी भी आधिकारिक तौर पर दर्ज नहीं की गई। पटेल ने अपनी मैट्रिक परीक्षा के पेपर में इसे 31 अक्टूबर दर्ज किया था। वह पाटीदारों से थे, विशेष रूप से मध्य गुजरात के लेवा पटेल समुदाय से। हालांकि उनकी प्रसिद्धि के बाद लेवा पटेल और कड़वा पाटीदार दोनों ने उन्हें अपने में से एक होने का दावा किया है। पटेल ने अन्य लड़कों के साथ आत्मनिर्भरता से रहते हुए नडियाद, पेटलाड और बोरसाद में स्कूलों में पढ़ाई की। उन्होंने प्रतिष्ठित रूप से एक उदासीन चरित्र विकसित किया। एक लोकप्रिय किस्सा बताता है कि उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दर्दनाक फोड़े पर भाला चला दिया, जबकि नाई पर ऐसा करने का आरोप था और वह कांप रहा था। जब पटेल ने 22 वर्ष की अपेक्षाकृत कम उम्र में मैट्रिक पास किया, तो आमतौर पर उनके बुजुर्गों द्वारा उन्हें एक साधारण नौकरी के लिए नियत एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति के रूप में माना जाता था। हालांकि पटेल ने स्वयं वकील बनने, काम करने और धन बचाने, इंग्लैंड की यात्रा करने और बैरिस्टर बनने के लिए अध्ययन करने की योजना बनाई थी। पटेल ने अपने परिवार से दूर वर्षों बिताए, अन्य वकीलों से उधार ली गई पुस्तकों से स्वयं अध्ययन किया और 2 वर्षों के भीतर अपनी परीक्षाएं उत्तीर्ण की। अपनी पत्नी झावेरबा को उसके माता पिता के घर से लाकर पटेल ने गोधरा में अपना घर पैसे बचाने में लगे कई वर्षों के दौरान पटेल, जो अब एक वकील हैं, ने एक उग्र और कुशल वकील के रूप में ख्याति अर्जित की। दंपति की 1903 में एक बेटी मणिबेन और 1905 में एक बेटा दहियाभाई का जन्म हुआ। पटेल ने बुबोनिक प्लेग से पीड़ित एक दोस्त की भी देखभाल की, जब ये पूरे गुजरात में फैल गया था। जब पटेल खुद इस बीमारी से पीड़ित हो गए, तो उन्होंने तुरंत अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया, अपना घर छोड़ दिया और नडियाद में एक अलग घर में चले गए। अन्य खातों के अनुसार पटेल ने ये समय एक जीर्ण शीर्ण मंदिर में बिताया, वहां वो धीरे धीरे ठीक हो गया। पटेल ने कर्मसाद में अपने घर का वित्तीय बोझ उठाते हुए गोधरा, बोरसाद और आनंद में कानून का अभ्यास किया। पटेल एडवर्ड मेमोरियल हाई स्कूल, बोरसाद के पहले अध्यक्ष और संस्थापक थे, जिसे आज झावेरभाई दाजीभाई पटेल हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है। जब उन्होंने इंग्लैंड की अपनी यात्रा के लिए पर्याप्त बचत कर ली थी और पास और टिकट के लिए आवेदन किया था, तो उनके बड़े भाई विठल भाई के घर पर उन्हें वीजे पटेल को संबोधित किया गया था, जिनके नाम के शुरुआती अक्षर भी वल्लभाई जैसे ही थे। एक बार इंग्लैंड में अध्ययन करने की ऐसी ही आशा रखते हुए विठल भाई ने अपने छोटे भाई को फटकार लगाते हुए कहा कि एक बड़े भाई के लिए अपने छोटे भाई का अनुसरण करना अपमानजनक होगा। अपने परिवार के सम्मान की चिंता को ध्यान में रखते हुए पटेल ने विठल भाई को अपने स्थान पर जाने की अनुमति दी। 1909 में पटेल की पत्नी झावेरबा को कैंसर की बड़ी सर्जरी के लिए बॉम्बे, वर्तमान मुंबई, के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई और सफल आपातकालीन सर्जरी के बावजूद अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। पटेल को एक नोट दिया गया जिसमें उन्हें अपनी पत्नी के निधन की सूचना दी गई, जब वह अदालत में एक गवाह से जिरह कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पटेल ने नोट पढ़ा, उसे जेब में रखा और अपनी जिरह जारी रखी और केस जीत लिया। कार्यवाही समाप्त होने के बाद ही उन्होंने दूसरों को ये खबर दी। पटेल ने दोबारा शादी न करने का फैसला किया। उन्होंने अपने परिवार की मदद से अपने बच्चों का पालन पोषण किया और उन्हें बम्बई के अंग्रेजी भाषा के स्कूलों में भेजा। 36 वर्ष की आयु में उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की और लंदन के मध्य मंदिर में दाखिला लिया। 36 महीने का कोर्स 30 महीने में पूरा करके पटेल ने पूर्व कॉलेज पृष्ठभूमि न होने के बावजूद अपनी कक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत लौटकर पटेल अहमदाबाद में बस गए और शहर के सबसे सफल बैरिस्टरों में से एक बन गए। यूरोपीय शैली के कपड़े पहनने और शहरी तौर तरीके अपनाने के कारण वो एक कुशल ब्रिज खिलाड़ी बन गए। पटेल ने अपनी प्रैक्टिस का विस्तार करने और बड़ी संपत्ति जमा करने और अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने की महत्वाकांक्षा पाल रखी थी। उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में राजनीति में प्रवेश के लिए अपने भाई विठल भाई के साथ एक समझौता किया था, जबकि पटेल परिवार का भरण पोषण करने के लिए अहमदाबाद में ही रहे।
सितंबर 1917 में पटेल ने बोरसाद में एक भाषण दिया, जिसमें भारतीयों को ब्रिटेन से स्वराज स्वशासन की मांग करने वाली गांधी की याचिका पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रोत्साहित किया। एक महीने बाद वो गोधरा में गुजरात राजनीतिक सम्मेलन में पहली बार गांधी से मिले। गांधीजी के प्रोत्साहन पर पटेल गुजरात सभा के सचिव बने, एक सार्वजनिक संस्था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गुजराती शाखा बन गई। पटेल ने अद्वैत भारतीयों को यूरोपीय लोगों की जबरन दास्ता के खिलाफ ऊर्जावान ढंग से लड़ाई लड़ी और खेड़ा में प्लेग और अकाल के मद्देनजर राहत प्रयासों का आयोजन किया। खेड़ा के किसानों की कराधान से छूट की याचिका ब्रिटिश अधिकारियों ने ठुकरा दी थी। गांधीजी ने वहां संघर्ष छेड़ने का समर्थन किया, लेकिन चंपारण में अपनी गतिविधियों के कारण वे स्वयं इसका नेतृत्व नहीं कर सके। जब गांधीजी ने एक गुजराती कार्यकर्ता से इस काम के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित करने के लिए कहा, तो पटेल ने स्वेच्छा से काम किया, जिससे गांधीजी को काफी खुशी हुई। हालांकि उनका निर्णय मौके पर ही हो गया था। पटेल ने बाद में कहा कि उनकी इच्छा और प्रतिबद्धता गहन व्यक्तिगत चिंतन के बाद आई, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपने करियर और भौतिक महत्वाकांक्षाओं को छोड़ना होगा। पटेल कांग्रेस स्वयंसेवकों नरहरि पारेख, मोहनलाल पंड्या और अब्बास तैयबजी के समर्थन से वल्लभभाई पटेल ने खेड़ा जिले में गांव दर गांव दौरा शुरू किया, शिकायतों का दस्तावेजीकरण किया और ग्रामीणों से करों का भुगतान करने से इनकार करके राज्यव्यापी विद्रोह के लिए उनका समर्थन मांगा। पटेल ने संभावित कठिनाइयों और लगभग हर गांव से उकसावे की प्रतिक्रिया के सामने पूर्ण एकता और अहिंसा की आवश्यकता पर जोर दिया। जब विद्रोह शुरू हुआ और कर राजस्व रोक दिया गया, तो सरकार ने खलिहान जानवरों और पूरे खेतों को जब्त करने सहित संपत्ति जब्त करने के लिए पुलिस और डराने वाले दस्ते भेजे। पटेल ने अलग अलग गांवों के साथ काम करने के लिए स्वयंसेवकों का एक नेटवर्क तैयार किया, जिससे उन्हें कीमती सामान छिपाने और छापों से खुद को बचाने में मदद मिली। हजारों कार्यकर्ताओं और किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पटेल को गिरफ्तार नहीं किया गया। विद्रोह ने ब्रिटिश समर्थक भारतीय राजनेताओं सहित पूरे भारत में सहानुभूति और प्रशंसा पैदा की। सरकार पटेल के साथ बातचीत करने के लिए सहमत हो गई और 1 वर्ष के लिए करों के भुगतान को निलंबित करने का निर्णय लिया, यहां तक कि दर को भी कम कर दिया। पटेल गुजरातियों के लिए नायक बनकर उभरे। 1920 में उन्हें नवगठित गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। वो 1945 तक इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। पटेल ने गांधी के असहयोग आंदोलन का समर्थन किया और 3 लाख से अधिक सदस्यों की भर्ती करने और रुपए से अधिक जुटाने के लिए राज्य का दौरा किया। 1.5 मिलियन का फंड अहमदाबाद में अलाव की व्यवस्था करने में मदद करते हुए, जिसमें ब्रिटिश सामान जलाया जाता था, पटेल ने अपने सभी अंग्रेजी शैली के कपड़े फेंक दिए। अपनी बेटी मणि और बेटे दहिया के साथ उन्होंने पूरी तरह से खादी, स्थानीय रूप से उत्पादित सूती कपड़े पहनना शुरू कर दिया। पटेल ने चौरी चौरा घटना के मद्देनजर गांधी के विवादास्पद प्रतिरोध के निलंबन का भी समर्थन किया। गुजरात में उन्होंने अगले वर्षों में शराबबंदी, अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के खिलाफ और साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। कांग्रेस में वह अपने स्वराजवादी आलोचकों के खिलाफ गांधी के दृढ़ समर्थक थे। पटेल 1922 और 1924 और 1927 में अहमदाबाद के नगरपालिका अध्यक्ष चुने गए। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बुनियादी ढांचे में सुधार किया, बिजली की आपूर्ति में वृद्धि की गई, पूरे शहर में जल निकासी और स्वच्छता प्रणालियों का विस्तार किया गया। स्कूल प्रणाली में बड़े सुधार हुए। उन्होंने राष्ट्रवादियों, ब्रिटिश नियंत्रण से स्वतंत्र द्वारा स्थापित स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की मान्यता और भुगतान के लिए लड़ाई लड़ी और यहां तक कि संवेदनशील हिंदू मुस्लिम मुद्दों को भी उठाया। पटेल ने 1927 की मूसलाधार बारिश के बाद व्यक्तिगत रूप से राहत प्रयासों का नेतृत्व किया, जिससे शहर और खेड़ा जिले में बड़ी बाढ़ आई और जीवन और संपत्ति की भारी क्षति हुई। उन्होंने जिले भर में शरणार्थी केंद्र स्थापित किए, स्वयंसेवकों को संगठित किया और भोजन, दवाओं और कपड़ों की आपूर्ति के साथ साथ सरकार और जनता से आपातकालीन धन की व्यवस्था की। जब गांधी जी जेल में थे,
तब कांग्रेस के सदस्यों ने पटेल को 1923 में भारतीय ध्वज फहराने पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून के खिलाफ नागपुर में सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए कहा था। उन्होंने कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों के जुलूसों में भाग लेने के लिए देश भर से हजारों स्वयंसेवकों को संगठित किया। पटेल ने सभी कैदियों की रिहाई और राष्ट्रवादियों को सार्वजनिक रूप से झंडा फहराने की अनुमति देने के लिए एक समझौते पर बातचीत की। उस वर्ष बाद में पटेल और उनके सहयोगियों ने ऐसे सबूतों का खुलासा किया जो बताते हैं कि पुलिस बोरसद तालुका में देवर बाबा से संबंधित एक स्थानीय डकैत और आपराधिक गिरोह के साथ मिली हुई थी, जबकि सरकार क्षेत्र में डकैतों से लड़ने के लिए एक बड़ा कर लगाने के लिए तैयार थी। कर के खिलाफ प्रस्तावित आंदोलन के समर्थन में पटेल को सुनने के लिए 6000 से अधिक ग्रामीण इकट्ठे हुए, जिसे अनैतिक और अनावश्यक माना गया। उन्होंने सैकड़ों कांग्रेसियों को संगठित किया, निर्देश भेजे और जिले भर से जानकारी प्राप्त की। तालुका के प्रत्येक गांव ने कर के भुगतान का विरोध किया और संपत्ति और भूमि की जब्ती को रोका। लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने टैक्स वापस ले लिया। इतिहासकारों का मानना है कि पटेल की प्रमुख उपलब्धियों में से एक विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच सामंजस्य और विश्वास का निर्माण था, जो सामाजिक आर्थिक आधार पर विभाजित थे। अप्रैल 1928 में पटेल अहमदाबाद में अपने नगरपालिका कर्तव्यों से स्वतंत्रता संग्राम में लौट आए, जब बारडोली को अकाल और भारी कर वृद्धि की गंभीर दोहरी समस्या का सामना करना पड़ा। राजस्व वृद्धि खेड़ा की तुलना में अधिक तेज थी, भले ही अकाल ने गुजरात के एक बड़े हिस्से को कवर किया था। गांव के प्रतिनिधियों से जिरह और बातचीत के बाद संभावित कठिनाई और अहिंसा और एकजुटता की आवश्यकता पर जोर देते हुए पटेल ने करों के पूर्ण इनकार के साथ संघर्ष शुरू किया। पटेल ने प्रभावित क्षेत्रों में स्वयंसेवकों, शिविरों और एक सूचना नेटवर्क का आयोजन किया। लगान से इनकार खेड़ा की तुलना में अधिक मजबूत था और पूरे गुजरात में कई सहानुभूति सत्याग्रह किए गए थे। गिरफ्तारी और संपत्ति और जमीन की जब्ती के बावजूद संघर्ष तेज हो गया। स्थिति अगस्त में चरम पर पहुंच गई, जब सहानुभूतिपूर्ण मध्यस्थों के माध्यम से उन्होंने एक समझौते पर बातचीत की, जिसमें कर वृद्धि को रद्द करना, विरोध में इस्तीफा देने वाले गांव के अधिकारियों को बहाल करना और जब्त की गई संपत्ति और जमीन वापस करना शामिल था। बारडोली की महिलाओं द्वारा संघर्ष के दौरान और उस क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जीत के बाद पटेल को पहली बार सरदार या प्रमुख के रूप में जाना जाने लगा। सरदार पटेल की अध्यक्षता में 1931 में कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकार एवं आर्थिक नीति प्रस्ताव पारित किया गया। जैसे ही गांधी दांडी नमक यात्रा पर निकले, पटेल को रास गांव में गिरफ्तार कर लिया गया और बिना गवाहों के उन पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें किसी भी वकील या पत्रकार को शामिल होने की अनुमति नहीं थी। पटेल की गिरफ्तारी और उसके बाद गांधी की गिरफ्तारी के कारण गुजरात में नमक सत्याग्रह बहुत तेज हो गया। पूरे गुजरात के जिलों में तब तक कर विरोधी विद्रोह शुरू हो गया, जब तक कि पटेल और गांधी को रिहा नहीं कर दिया गया। रिहा होने के बाद पटेल ने अंतरिम कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, लेकिन बम्बई में एक जुलूस का नेतृत्व करते समय उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद पटेल को कराची में 1931 के सत्र के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यहां कांग्रेस ने समझौते की पुष्टि की और मौलिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। इसने न्यूनतम वेतन के साथ एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना और अस्पृश्यता और दास प्रथा के उन्मूलन की वकालत की। पटेल ने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में अपने पद का उपयोग गुजरात में किसानों को जब्त की गई भूमि की वापसी की व्यवस्था करने के लिए किया। लंदन में गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद जनवरी 1932 में जब संघर्ष फिर से शुरू हुआ तो गांधी और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया और यरवदा सेंट्रल जेल में कैद कर दिया गया। कारावास की इस अवधि के दौरान पटेल और गांधी एक दूसरे के करीब आए और दोनों के बीच स्नेह, विश्वास और स्पष्टता का घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ। उनके आपसी रिश्ते को एक बड़े भाई गांधी और उनके छोटे भाई पटेल के रिश्ते के रूप में वर्णित किया जा सकता है। गांधी जी के साथ बहस होने के बावजूद पटेल उनकी प्रवृत्ति और नेतृत्व का सम्मान करते थे। जेल में दोनों ने राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की, हिंदू महाकाव्य पढ़े और चुटकुले सुनाए। गांधी जी ने पटेल को संस्कृत सिखाई। गांधी के सचिव महादेव देसाई गांधी और पटेल के बीच हुई बातचीत का विस्तृत रिकॉर्ड रखते थे। जब गांधी ने अछूतों के लिए आवंटित अलग निर्वाचन क्षेत्रों का विरोध करते हुए आमरण अनशन शुरू किया, तो पटेल ने गांधी की बारीकी से देखभाल की और खुद भोजन करने से परहेज किया। पटेल को बाद में नासिक की एक जेल में ले जाया गया और उन्होंने अपने भाई विठल भाई, जिनकी अक्टूबर 1933 में मृत्यु हो गई थी, के दाह संस्कार में शामिल होने के लिए संक्षिप्त रिहाई के ब्रिटिश प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अंततः उन्हें जुलाई 1934 में रिहा कर दिया गया।
कांग्रेस में उच्चतम स्तर पर पटेल की स्थिति काफी हद तक पार्टी संगठन में 1934 के बाद से जब कांग्रेस ने चुनावों का बहिष्कार छोड़ दिया था, उनकी भूमिका से जुड़ी हुई थी। बम्बई में एक अपार्टमेंट में रहते हुए वह कांग्रेस के मुख्य धन संग्रहकर्ता और इसके केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बने। उन्होंने 1934 में नई दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा के चुनावों और 1936 के प्रांतीय चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन और वित्तपोषण में अग्रणी भूमिका निभाई। धन एकत्र करने और उम्मीदवारों का चयन करने के अलावा उन्होंने मुद्दों और विरोधियों पर कांग्रेस का रुख भी निर्धारित किया। अपने लिए किसी सीट से चुनाव नहीं लड़ने के बावजूद पटेल ने प्रांतों और राष्ट्रीय स्तर पर चुने गए कांग्रेसियों का मार्गदर्शन किया। 1935 में पटेल ने बवासीर के लिए सर्जरी करवाई, फिर भी बारडोली में प्लेग के खिलाफ प्रत्यक्ष प्रयास जारी रखे और फिर जब 1939 में गुजरात में सूखा पड़ा, पटेल ने कांग्रेस मंत्रिमंडलों का मार्गदर्शन किया जिन्होंने पार्टी अनुशासन को बनाए रखने के उद्देश्य से पूरे भारत में सत्ता हासिल की थी। पटेल को डर था कि ब्रिटिश सरकार निर्वाचित कांग्रेसियों के बीच संघर्ष पैदा करने के अवसरों का फायदा उठाएगी और वह नहीं चाहते थे कि पार्टी पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य से विचलित हो। 1936 के कांग्रेस अधिवेशन में समाजवाद को अपनाने की घोषणा का विरोध करते हुए पटेल नेहरू से भिड़ गए। उनका मानना था कि यह स्वतंत्रता प्राप्त करने के मुख्य लक्ष्य से एक विचलन था। 1938 में पटेल ने गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के सिद्धांतों से दूर जाने के तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के प्रयासों का व्यापक विरोध किया। पटेल ने बोस को पार्टी पर अधिक अधिकार चाहने वाले के रूप में देखा। उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का नेतृत्व किया जिसके परिणामस्वरूप बोस को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन बोस के समर्थकों, समाजवादियों और अन्य कांग्रेसियों की ओर से आलोचना हुई कि पटेल स्वयं गांधी के अधिकार की रक्षा में सत्तावादी तरीके से काम कर रहे थे। पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल की 22 अक्टूबर 1933 को जिनेवा में मृत्यु हो गई। विट्ठल भाई और बोस यूरोप में अपनी यात्रा के दौरान गांधीजी के नेतृत्व के अत्यधिक आलोचक थे। अक्टूबर 1933 में जब विट्ठल भाई की मृत्यु हुई, तब तक बोस उनके प्राथमिक देखभालकर्ता बन गए थे। अपनी मृत्युशैया पर उन्होंने एक प्रकार की वसीयत छोड़ी जिसमें उन्होंने बोस को अपने धन का 3/4 हिस्सा अन्य देशों में भारत के हितों को बढ़ावा देने के लिए उपयोग करने के लिए दिया था। जब पटेल ने देखा उस पत्र की प्रतिलिपि जिसमें उनके भाई ने अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा बोस के लिए छोड़ दिया था, उन्होंने कई प्रश्न पूछे। पत्र को डॉक्टर द्वारा सत्यापित क्यों नहीं किया गया? क्या मूल कागज संरक्षित किया गया था? उस पत्र के सभी गवाह क्यों थे? बंगाल के पुरुष और कांग्रेस के कई अन्य अनुभवी स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं और समर्थकों में से कोई भी जो जिनेवा में मौजूद थे जहां विट्ठल भाई की मृत्यु हुई थी। पटेल को दस्तावेज पर हस्ताक्षर की सत्यता पर भी संदेह हो सकता है। मामला अदालत में चला गया और उसके बाद 1 साल से अधिक समय तक चली कानूनी लड़ाई के बाद अदालतों ने फैसला सुनाया कि विट्ठल भाई की संपत्ति केवल उनके कानूनी उत्तराधिकारियों यानी उनके परिवार को ही विरासत में मिल सकती है। पटेल ने तुरंत पैसा विट्ठल भाई मेमोरियल ट्रस्ट को सौंप दिया।